जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम कर रहे चैप्टर 15 क्लास 8, ठीक है। और इसका मैं पेज नंबर बता देती हूँ कौन सा है ये। यहाँ पे इसमें पेज नंबर अभी दिया हुआ नहीं है, मैं देखती हूँ, ठीक है। 231 231 पेज नंबर है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ग्राफ्स एक शब्द है, आपने सुना होगा, टेलीविजन में सुना होगा, कभी ना कभी देखा भी होगा। देखो न्यूज आते हैं जब ऐसे ग्राफ आते हैं, ऐसे ग्राफ आएंगे या ऐसे ग्राफ आएंगे, ऐसे ये देखो, या ऐसे ग्राफ आएंगे। यस मैम। मैम साइंस की बुक में ऐसे वो भी दे रखा है इसमें, फूड का एक ऐसे ग्राफ आएंगे। तो ये ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ गई आपके मैथ में? इसकी जरूरत कैसे पड़ी वो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक लड़की है अनु, ठीक है। और अनु के जो ना वो मैथ में कमजोर, ठीक है। उसके पिताजी ने उसको पढ़ाना शुरू किया। पहले फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का उन्होंने लिखने की बजाय, देखो यहाँ पर उन्होंने एक टेबल बनाई कि अनु के मार्क्स फर्स्ट टर्म में आए कितने, 40। ये 10 अंक है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। इधर तो अंक है, ठीक है। मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट टर्म में कितने आए, 40। ये है यहाँ पे, ये मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में अनु के मार्क्स आए 40, ठीक है। फिर सेकंड टर्म में कितने आए, सेकंड टर्म में आए उसके, उसने और ज्यादा मेहनत की, सेकंड टर्म में उसके अंक आए 60, ठीक है। और फिर थर्ड टर्म में और ज्यादा मेहनत की तो उसके मार्क्स आए 70। अब यहाँ बात ये है कि इसको हम टेबल में भी लिख सकते हैं या वैसे भी बता सकते हैं कि अनु के मार्क्स पहले 40 आए, फिर 60 आए, फिर थर्ड टर्म में 70 आए, मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेस पे है, उसने अच्छा पढ़ना शुरू किया है। लेकिन इस डायग्राम को देखकर एकदम क्विकली जल्दी समझ में आ रहा है कि बच्चा प्रोग्रेस पे है, ठीक है। तो ग्राफ्स की जरूरत क्यों पड़ी, जो बात हम एक टेबल से बता सकते हैं, तो वो इसीलिए पड़ी कि हम कितनी कैसे उसको कितनी जल्दी हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर एकदम देखते ही पता चल जाता है कि बच्चे ने प्रोग्रेस की है। तो पर्पस क्या हुआ ग्राफ का, कि ग्राफ हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा। द पर्पस ऑफ ग्राफ इज टू शो, एक तो वो दिखाएगा न्यूमेरिकल फैक्ट्स दिखाता है हमेशा, जैसे 10 20 30, ठीक है। वेरिएबल फैक्ट्स नहीं दिखाता। इन विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म मतलब एकदम दिख जाएगा और उसको हम आसानी से अंडरस्टूड कर सकते, क्विकली, जल्दी। इस टेबल में हमें टाइम लगेगा, फर्स्ट टर्म के पढ़ेंगे, सेकंड के पढ़ेंगे, थर्ड के पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ से सीधा ही चित्र देखते ही पता चल रहा है कि प्रोग्रेस हुई है, यानी कि अनु के जो मैथ के मार्क्स है वो हमेशा बढ़े हैं। तो वो रिजल्ट क्विकली, इजीली और क्लियरली समझने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ग्राफ्स की जो डेफिनेशन लिखनी वो आप अपनी उसमें मैथ की बुक में लिख सकते हो, नोटबुक में। द ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डाटा कलेक्टेड। कोई भी डाटा लिया हमने, उसका कलेक्शन किया और उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। जैसे ये भी एक ग्राफ है, जरूरी नहीं है जो बनाया हमने वही ग्राफ था, ग्राफ कई तरह के होते हैं। इसमें क्या कलेक्शन किया हमने डाटा की, कि एक टीवी चैनल है, उसमें न्यूज 15% लोग देखते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड न्यूज 10% पीपल्स देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड 25%, और इंटरटेनमेंट जो है वो 50%। इंटरटेनमेंट का मतलब, इंटरटेनमेंट का मतलब क्या आएगा बताओ मैम, जो हंसी मजाक का वीडियोस बनाते हैं, जो कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है। उसमें हंसी मजाक की जो चीजें वो 50% लोग देखते। तो ये एक डाटा था और उससे हमने ये चार्ट बना दिया, और चार्ट बनाते हमें समझ आ गया कि आधे लोग, ये पूरा सर्कल है, ये हमेशा 100% का होता है। जब इसको जोड़ोगे देखो 50 + 25 75 + 15 यानी कि 80 85 और 90 और 10 100,
ठीक है। यस मैम। तो ये जब भी जोड़ोगे परसेंटेज, ये टोटल 100% होगा। ये इंफॉर्मेशन थी। इसको एक चार्ट से दर्शाने का फायदा ये हुआ कि हमें तुरंत पता चल गया देखते ही कि आधे लोग जो है वो एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और ये डेफिनेशन है ग्राफ की। द ग्राफ्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कलेक्टेड। कोई पूछने लग जाए कि ग्राफ्स क्या है, तो ग्राफ्स क्या है? The graphs are visual representation of data collected. ठीक है। नेक्स्ट चलो, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में एक होता है बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स क्या होता है? बार ग्राफ इज यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब तुलना, दो चीजों के बीच में, अमंग कैटेगरीज। जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म में मान लो राहुल नाम का कोई एक लड़का है, उसको फर्स्ट टर्म में आए 30 मार्क्स, उसको सेकंड टर्म में आए 40 मार्क्स, और उसको थर्ड टर्म में आए कितने? 50 मार्क्स। तो ये कंपैरिजन है किसका? फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का और थर्ड टर्म का, कि कितने कितने उसने नंबर लिए। ठीक है। इस ग्राफ को बनाते टाइम ध्यान रखना, एक तो ये जो ना, जैसे 10 मार्क्स है, जितना स्पेस लिया उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये भी फिर 10 से 20 गया है, फिर 20 से 30 10 का ही गैप है ना, तो ये गैप इक्वल होंगे। दूसरी बात, ये भी गैप इक्वल होंगे। ठीक है। यस मैम। ये फर्स्ट टर्म, ये जो इसकी विड्थ है, इतनी विड्थ ये होनी चाहिए और इतनी विड्थ ये होनी चाहिए। ये इसकी खास बात होती है बार ग्राफ की। ठीक है। ये विड्थ बराबर, तो ये कंपैरिजन करता है बार ग्राफ, किसमें? अमंग कैटेगरीज, एक कैटेगरीज हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, इनमें ये कंपैरिजन करता है। तो देखो, जो बार ग्राफ होता है ना, वो डबल बार्स में भी आता है। ठीक है। डबल्स बार का मतलब मेन काम क्या होगा बार ग्राफ का, ये बताओ मुझे। मैम, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए प्रयोग करते हैं इसका। कंपैरिजन का मतलब तुलना। ठीक है। यस आई बात समझ में? यस। इसलिए पिछले में भी मैंने बताया था कि कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं। और मैंने उस नंबर्स का बताया था, राहुल के नंबर्स जो हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं। ये दो भी हो सकता है, हैव डबल बार। कैसे डबल बार? ये मंडे का सिंबल है, ये ट्यूसडे का है, और इधर है सेल इन केजी, यानी कि जो आपका माल बिकता है केजी में। ये मैंगो है, ये मैंगो जो है ट्यूसडे को बिके, ठीक है, 15 किलो, ठीक है, और मंडे को बिके 20, और मंडे को बिके 20 किलो, 20, ठीक है। ये ट्यूसडे को बिके 10 और 12 के बीच में 13 किलो के लगभग होंगे ये, ठीक है। ऐसे निशान लगा के देख लो। और ये मंडे को कितने बिके? 15। और ऑरेंज, ये ब्लैक, यानी कि ट्यूसडे को बिके उसी दिन, एक दिन में 2 क्वांटिटी। ट्यूसडे को तो ये कितने बिके? देखो, ट्यूसडे को तो बिके ये 21 या 20 किलो के लगभग, 20 किलो। और ऑरेंज मैम 25 किलो। और मंडे को कब बिके? मैम 25 किलो। अच्छा, मंडे को हर चीज ज्यादा बिक रही है, क्यों? देखो, मंडे को मैंगो भी ज्यादा बिके, एप्पल भी ज्यादा बिके, ऑरेंज भी। मैम क्योंकि सबसे पहले दिन सब सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छी सब्जियाँ आएंगी, क्योंकि मैम क्योंकि उनकी सब्जियाँ खत्म हो जाती है ना मैम संडे तक। ऐसा भी हो सकता है कि नवरात्रि के व्रत हो, ठीक है, और मंडे को माता रानी का भंडारा हो, ठीक है। तो ये तुलना दिखाई गई है दो चीजों में कि भी मंगलवार को इतना था, सोमवार को इतना था, इतना है, ठीक है। और मंगलवार को ये था। बाद की बातें हैं ये आगे पीछे भी बना सकते हो आप। ये वाला पहले बना सकते हो और ब्लैक वाला बाद में बना सकते हो। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है मंडे को मैंगो कितने बिके? 20 किलो, और ये कितने थे? 15 किलो ट्यूसडे को। ऐसे भी कर सकते हो, ट्यूसडे बाद में आता है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें आगे पीछे करने में। एक बार है ग्राफ है, बस ये इजी हो जाता है कि पहले सोमवार आता फिर मंगलवार, ठीक है। यस मैम। एप्पल जो है वो इतनी बिकी, ठीक है, किसको? मंगलवार को, सोमवार को बिकी इतनी, ठीक है। ऐसे ही ये है ऑरेंज जो है वो सोमवार को बिके 25 किलो के लगभग, लेकिन मंगलवार को जो है भंडारा हो गया खत्म माता रानी का, तो वो कम बिके, ठीक है। ये दो चीज बिकने हैं 2 दिन के, मैंगो 2 दिन का, एप्पल 2 दिन का, और ऑरेंज 2 दिन का। तो यहाँ कंपैरिजन है। तो डबल बार भी हो सकता है, बार ग्राफ क्या हो सकता है? डबल बार भी हो सकता है।
सकता। आपको समझ आई चीजें? यस मैम। ठीक है। क्या है यहाँ पर? कंपैरिजन है कंपैरिजन। एक ही चीज की, मैंगो की 2 दिन में, यस कि उसका सोमवार को कितना बिका और मंगलवार को कितना कितना। बिका। तो बेटा अगला जो ग्राफ्स है वो है पाई ग्राफ। इसको सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये। मैम पाई चार्ट भी बोल सकते हाँ, पाई चार्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर। इसका प्रयोग भी कंपेयर के लिए किया जाता है, लेकिन ये कंपैरिजन किसके बीच होगा? पार्ट्स ऑफ ए होल, एक पूरी चीज और उससे उसी पूरी चीज के पार्ट्स के बीच कंपेयर होगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी 10,000 इनकम है, तो उसकी सारी की सारी इनकम 10,000 है। उसकी इनकम की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं की जाएगी। यस मैम। उसकी इनकम को ही बांटा जाएगा कि 10% वो किचन में खर्च करता है, इसी इनकम का 15% स्पोर्ट्स में, इसी इनकम का 50% एजुकेशन में और इसी इनकम का 25% सेविंग में। अच्छा मुझे बताओ, इस इनकम का 50% एजुकेशन में खर्च करता तो कितना होगा एजुकेशन मैम में? 5,000। 5,000, बहुत बढ़िया। 50% का मतलब आधा। ठीक है, हाफ कर देंगे। तो ये होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट यूज किया जाता है क्या कंपेयर करने के लिए? पार्ट्स ऑफ ए होल, एक पूरी चीज है उसी में उसको कंपेयर करना। ठीक है। और अगर बार ग्राफ होता तो एक व्यक्ति की इनकम दूसरे व्यक्ति की इनकम से तुलना की जाती, या उस व्यक्ति की इनकम पहले साल कितनी थी और दूसरे साल कितनी थी, ऐसे डबल बार में हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो। तो इससे अगला जो है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है? देखो सब में तो हम क्या बोलते थे? ग्राफ, और इसमें है ग्राम। ये चीजें देखी आपने? यस मैम। ठीक है, तो इसमें एक अलग चीज क्या मिलेगी कि इसके जो बार होते हैं उनके बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना। यस। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है? एक ऐसा बार ग्राफ होता है, ये भी बार ही ग्राफ होता है, बार ग्राफ का एक हिस्सा होता है। ठीक है, दैट शोज डाटा इन इंटरवल्स, जो डाटा को इंटरवल्स में दिखाता है। इंटरवल्स का मतलब यहाँ पर तो हमने नंबर ऑफ पर्सन ले लिया और यहाँ पर हमने वेट ले लिया केजी में, वेट इन केजी, यानी कि यहाँ से 0 से जो 40 तक का उसको तो इस लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे थोड़ा, हाँ ऐसे ऐसे करके। 40 केजी से 45 केजी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 4। कोई गांव है, किसी गांव में सर्वे किया है कि वहां पर 40 केजी से 45 केजी के बीच कितने व्यक्ति थे? 4। मैम 5 होगा ना? 4 है बेटा, ये देखो 4 के सीध में। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। और 45 केजी से 50 केजी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? वो है 8। ठीक है, ऐसे समझ रहे हो? yes, तो ये इंटरवल के बारे में बता रहा है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में अंतर है। बार ग्राफ का ही एक पार्ट है हिस्टोग्राम। yes, ठीक है, और हिस्टोग्राम में क्या बताते हैं कि इंटरवल्स में बताते हैं, और ये इंटरवल्स एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। नो गैप्स बिटवीन बार्स। जो ये बार होते हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। इनकी विड्थ बराबर होती है, जितनी विड्थ है उतनी ये है। यस मैम। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है डाटा का। कैसा रिप्रेजेंटेशन है कि इंटरवल्स में है कि भी 45 से 50 के बीच कितने व्यक्ति हैं? वो है 8 व्यक्ति। ठीक है, तो ये सब है इसमें हिस्टोग्राम में। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो अगला है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डाटा, उस डाटा को डिस्प्ले करता मतलब दिखाता है, दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जो बार बार चेंज होता है। और चेंज तो देखो हमारी सैलरी भी होती है, पहले कम थी फिर 6 महीने बाद बढ़ी। हम पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी भी चेंज होती रहती है। तो लेकिन ये पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से जो चेंज हो। ठीक है, जैसे टाइम 6 बजे थे सुबह के, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में हम इंसान का टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, 10 बजे हुआ 40 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। 2 बजे हुआ 38 डिग्री सेल्सियस, और फिर 6 बजे हुआ 35 डिग्री सेल्सियस। किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस फिर 40 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है, सामान्य टेम्परेचर शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता। तो इस तरह की सूचना को
जब हम एक ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करते एक लाइन से, तो उसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, अभी मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको इसी टेबल पर। तो देखो इसमें क्या था, 6 AM पे 37 डिग्री, ये जो मैंने ऐसे किया ना, इसका मतलब 0 से 30 तक है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पर जो 6 बजे वो टेम्परेचर था 37, यानी कि यहाँ इसके सीध में आ जाएगा 6 बजे, इधर से ये और इधर से ये बिंदी लगा दी जाएगी। उसके बाद 10 बजे कितना था, 40, यानी कि यहाँ से तो ये और इधर से ये 40। उसके बाद 2 बजे कितना था, 2 बजे टेबल में दिखाया गया 38, यानी कि इधर से 38 और ये बिंदी लग गई। और 6 बजे कितना हो गया फिर 35, यानी कि ये रहा यहाँ से, ये 6 बजे है। ये बिंदी जो बड़ी है इसको तो रख लेंगे, बाकी रफ हो जाएगी, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। और पहले कौन सी बिंदी आई, ऐसे नहीं कैसे मर्जी इनको ज्वाइन कर दो, ऐसे नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, पहले जो बिंदी आई इसको नाम भी दे सकते हो, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो A1, A2, A3 और A4। ठीक है, फिर इनको ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने पर ये एक लाइन ग्राफ आ जाएगा। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इससे पता चल रहा है कि पहले टेम्परेचर बढ़ा और फिर डाउन 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 होता गया, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। ओके, और विद्यार्थियों इस में एक्सरसाइज में मैं आपको एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगी, पहले मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। और अगर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, मैं सीधा एक्सरसाइज पे जाऊंगी। तो जय हिंद विद्यार्थियों।